हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का पार्ट 9 करेंगे। अब तक हम लोग इसके 8 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और उसके काउजेज और वेरियस एस्पेक्ट्स को देखे थे। पार्ट 2 में बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, पार्ट 3 में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, पार्ट 4 में द ईयर्स ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, पार्ट 5 में हिटलर राइज टू पावर, पार्ट 6 में रिकंस्ट्रक्शन नाजी वर्ल्ड व्यू, पार्ट 7 में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट एंड द रेशियल यूटोपिया, पार्ट 8 में स्टेप्स टू डेथ और द यूथ इन नाजी जर्मनी को डिस्कस किया गया था। और आज हम लोग पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं। इन सभी पार्ट्स का लिंक मेरे आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो जाकर उसको देख सकते हैं। आइए हम लोग पार्ट 9 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9 का टॉपिक है द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड एंड द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वेयर रिपीटेडली टोल्ड दैट वुमेन वेयर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन। बच्चों को स्टार्टिंग फेज से ही, जब से उनको हम लोग लास्ट टॉपिक में डिस्कस किए थे कि यूथ इन नाजी जर्मनी में बच्चों को कैसे 10 ईयर से 14 ईयर के लिए डिफरेंट तरीके से कंट्रोल किया जाता था। 14 से 18 को अलग और 18 एंड एबव को आर्मी में शामिल कर लिया जाता था जर्मनी के। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग पार्ट 8 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ यही फिर से लिखा गया, समझाया गया है कि बच्चों को स्टार्टिंग फेज से ही हमेशा उनको समझाया जाता था और बिल्कुल अर्ली एज से ही उनके दिमाग में ये डाला गया कि वो मेन वुमेन से अलग होते हैं। The fight for equal rights for men and women everywhere was wrong and it would destroy society। यदि सोसाइटी में मेन और वुमेन आपस में इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, तो नाजी जर्मनी में ये सिखाया गया कि मेन और वुमेन इक्वल नहीं है। मेन हमेशा वुमेन से बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, मस्कुलाइन होना चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ समझाया गया कि मेन और वुमेन इक्वल नहीं है और यदि ये इक्वलिटी के फाइट कर रहे हैं तो ये गलत है, इससे सोसाइटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। While boys were taught to be aggressive, masculine, steel-hearted, girls were told that they had to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children। यहाँ यही बताया गया कि बॉयज़ को अग्रेसिव होना चाहिए, मैस्कुलाइन होना चाहिए, स्टील हार्टेड होना चाहिए, और गर्ल्स के लिए बोला गया कि गर्ल्स को गुड मदर होना चाहिए और उसे प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस को पैदा भी करना चाहिए और उन बच्चों को आगे पालना पोसना भी चाहिए। तो यहाँ यही बॉयज़ और गर्ल्स में फ़र्क समझाया गया। गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस, डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, लुक आफ्टर द होम्स एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़। गर्ल्स के लिए और आगे बताया गया कि गर्ल्स के लिए उनको प्योरिटी मेंटेन करना होगा। किससे? तो उनको ज्यूज से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। ज्यूज, पॉल्स, रशियंस, इन सभी से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। उनसे किसी तरह की कोई मैरिटल या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में नहीं जाना होगा और उनको प्योरिटी को मेंटेन करना होगा। और यहाँ ये भी समझाया गया कि उन्हें अपने बच्चों को नाजी वैल्यू टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए बचपन से ही। इन 1933 हिटलर सेड, इन माई स्टेट द मदर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन, बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली। 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे देश में मदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन। लेकिन यहाँ पर उसने इस चीज़ को क्लेरिफाई नहीं किया। उसका कहना था कि डिज़ायरेबल कैटेगरी के वुमेन या मदर ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीजन होंगे। लेकिन यहाँ पर वही समझाया गया कि सभी मदर एक जैसे नहीं थे। इसका सीधा मतलब है कि अनडिज़ायरेबल कैटेगरी के मदर को वो इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में नहीं रखता था। वुमेन हु बोर रैशियली undesirable children were punished and those who produced desirable children were awarded। जो भी वुमेन, यहाँ बताया गया वुमेन के बारे में कि जो भी वुमेन ऐसे बच्चों को जन्म देती थी
जो अनडिजायरेबल है तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था, और जो डिजायरेबल बच्चों को जन्म देती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। Given favorable treatment in hospitals, entitled to concessions in the shop, market and theaters, tickets and railway fares। जो डिजायरेबल बच्चों को पैदा करते थे, महिलाएं, वुमेन, मदर्स, उन सभी को बहुत तरह के अवार्ड के साथ उनको बहुत तरह की फैसिलिटी दी जाती थी। उसमें फैसिलिटी में क्या था, उनको हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनको मार्केट में अलग अलग तरह के बहुत तरह के कॉन्सेशंस दिए जाते थे, ट्रेन, बस या और भी जो भी पब्लिक फैसिलिटीज़ था उन सभी जगहों पे फेयर में उनको कॉन्सेशन दिया जाता था, छूट दी जाती थी। वैसे ही थिएटर, रेलवे, सभी जगहों पर उनको टिकट्स के फेयर में कॉन्सेशन दिया जाता था, और बहुत तरह की सुविधाएं उन मदर्स को दी जाती थी जो ऐसे डिजायरेबल कैटेगरी के बच्चों, आर्यंस को पैदा करती थी, बॉर्न, और उन सभी को पनिशमेंट दिया जाता था जो अनडिजायरेबल कैटेगरी के बच्चों को जन्म देती थी। ऑनर क्रॉसेज वेयर अवार्डेड, अ ब्रॉन्ज फॉर 4 चिल्ड्रेन। जो 4 बच्चे पैदा करती थी आर्यन रेस के, उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। जो 6 बच्चे पैदा करती थी उसको सिल्वर मेडल, और जो 8 और मोर बच्चे पैदा करते थे उसको गोल्ड मेडल दिया जाता था। तो अब देख लीजिए क्या मजाक है, कोई ओलंपिक का तो मेडल है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। गोल्ड किसको, जो 8 एंड मोर बच्चों को जन्म देते थे, 6 और मोर बच्चों को जो जन्म दे रहे हैं उनको सिल्वर मेडल, 4 और मोर बच्चों को जो जन्म दे रहे हैं लेकिन 6 से कम तो उनको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता था। डेविएटेड वुमेन वेयर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड। डेविएटेड का मतलब हो गया वो महिलाएं जो इस नाजी व्यू में और हिटलर के कोड को नहीं मानती थी, डेविएट हो जाती थी, अपने रास्ते से भटक जाती थी। इसका मतलब कि वो पोल्स से, रशियन से या फिर जीव से किसी तरह के कोई संपर्क में होती थी, या फिर ऐसे बच्चे आर्यन बच्चे पैदा नहीं करती थी, तो उनको बहुत सीवियर पनिशमेंट होता था, उनको बहुत कठोर सज़ा दी जाती थी और उनका पब्लिकली निंदा किया जाता था। Those who maintain contact with Jews, Poles, Russians were paraded through the town with shaved heads। जो ज्यूज, पोल्स और रशियंस के साथ संपर्क में रहती थीं नाजी जर्मनी में, ऐसी जर्मन महिलाएं जो ज्यूज, पोल्स और रशियंस के संपर्क में रहती थीं, उनसे दोस्ती रखती थीं, उनको उनके हेड को यानी उनके बाल काट दिए जाते थे, उन्हें टकला कर दिया जाता था, और उनके फेस को ब्लैक एंड कर दिया जाता था, चेहरे पर कालिख पोत दी जाती थी। फिर उनके गले में प्लाकार्ड हैंगिंग कर दिया जाता था, यानी एक कागज कूट का एक धागा और रस्सी से उनके गले में लटका कर एक यहाँ पे प्लाकार्ड डाल दिया जाता था, और उस पर लिखा रहता था आई हैव स्लाइड द ऑनर ऑफ द नेशन। मैंने अपने देश, अपने राष्ट्र के सम्मान को दूषित किया है, उसके देश के सम्मान को ठेस पहुंचाया है। ये बात उस प्लाकार्ड पे लिखा होता था, और प्लाकार्ड गर्दन पे एक कागज के टुकड़े में या फिर एक कूट पे लटकाया रहता था। Many received jail sentences and lost civic honor as well as their husband and families for this so-called criminal offense। तो इस तरह के जो भी काम होते थे उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस में डाला गया था, और उन सभी लेडीज़ को, मदर्स को, वुमेन को अपने फैमिली से दूर, अपने हस्बैंड से दूर, अपने बच्चों से दूर रखा जाता था, और उनको जेल सेंटेंस यानी कि जेल की सज़ा भी दी जाती थी। नेक्स्ट हेडिंग है द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाजी जर्मनी में कैसे उन्होंने ज्यूज, पोल्स, रशियंस को बिल्कुल बेकार कैटेगरी का ह्यूमन में दिखा दिया, और लोग भी उसको देखने लगे, लोग भी उसी तरीके से सोचना शुरू कर दिए जिस तरीके से हिटलर सोचना शुरू किया था, और हिटलर सोचता था, नाजिज्म सोचता था। तो हिटलर ने इस चीज़ को बहुत तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से मीडिया के थ्रू प्रचार कराया, और लोगों के दिमाग में इसको डलवाया गया, और उसी चीज़ को यहाँ बोला गया आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। कैसे उसने इस चीज़ को लोगों के दिमाग में डाला। The Nazi regime used languages and media with care and often to great effect। नाजी रेजिम में मीडिया को इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया। ये 2 वर्ड, लैंग्वेज एंड मीडिया,
इन दोनों का बहुत केयरफुल तरीके से इस्तेमाल किया गया। दे यूज द टर्म नॉट ओनली डिसेप्टिव एंड चिलिंग, उनके द्वारा जो कुछ भी टर्म्स यूज किए गए वो बिल्कुल अधूरे थे, देखने सुनने में बिल्कुल नॉर्मल वर्ड लगते थे, लगता था कि उससे उनको हेल्प होगा, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प होगा, उनको इलाज मिलेगा, वो हेल्दी होंगे, वो न्यूट्रिशनल होंगे, मस्कुलाइन स्ट्रांग होंगे। लेकिन उन वर्ड्स का बहुत ख़राब और बहुत दूसरे टाइप का निगेटिव मीनिंग होता था। दे नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर, उन्होंने किल और मर्डर शब्द कभी भी यूज नहीं किया इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस, पोस्ट और मेल्स। किसी भी तरह का सरकारी दस्तावेज जो जर्मनी में इस्तेमाल किया गया या फिर इवन न्यूज़पेपर्स में भी जो कुछ भी छपा उसमें कहीं भी किल और मर्डर वर्ड नहीं छपा। मास किलिंग टर्म्ड एज ए स्पेशल ट्रीटमेंट, मास किलिंग के लिए वो अलग अलग टर्म यूज करते थे, जैसे स्पेशल ट्रीटमेंट, जितने भी अलग अलग कैटेगरी के लोग थे जैसे पोल्स, रशियंस, इनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट वर्ड यूज किया जाता था, जबकि ज्यूज के मास किलिंग के लिए फाइनल सॉल्यूशन यूज किया जाता था। यूथेंसिया उन लोगों के मास किलिंग के लिए यूज होता था जो डिजेबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज्ड हैं, या तो उनके हाथ पैर नहीं है, दिमाग नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, पागल है, तो किसी भी तरीके से जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, डिजेबल हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए मास किलिंग के लिए यूथेंसिया यूज किया जाता था। ज्यूज कैटेगरी के मास किलिंग के लिए फाइनल सॉल्यूशन यूज किया जाता था। और इनके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरी अनडिजायरेबल की थी इंक्लूडिंग रशियन एंड पोल्स, उनके मास किलिंग के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट यूज किया जाता था। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन ये भी यूज किया जाता था। सिलेक्शन वर्ड और डिसइंफेक्शन हम लोग ऐसे जानते हैं कि डिसइंफेक्शन का मतलब कि ऐसा कोई यदि उनको कोई बीमारी लग गया तो उसको ठीक करना होता है, लेकिन यहाँ डिसइंफेक्शन का मतलब यहाँ हम लोग अभी देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट होता है। सिलेक्शन का मतलब चुनना होता है, अच्छे में होता है, किसी को जॉब के लिए चुन लिए, किसी को मेरिट लिस्ट में चुन लिए, ये यहाँ भी ये सारे वर्ड्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन इस सिलेक्शन का मतलब है कि इनको चुना गया है, सेलेक्ट किया गया है, लेकिन मारने के लिए। डिसइंफेक्शन का मतलब हो गया कि डिसइंफेक्शन का मतलब कि इनको चुना गया है और इनकी बीमारी को दूर करना है, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन के रूप में। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब कि इनको मारना है, परमानेंट इनको मारना है। इवैक्यूएशन मींट डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स, एक टर्म इवैक्यूएशन भी यूज किया गया। इवैक्यूएशन का सीधा मतलब है खाली करो, कहीं भी कोई भी जगह से उसको खाली करो, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसका मतलब है कि लोगों को ट्रेन में भरो, अनडिजायरेबल्स को ट्रेन में भरो और उस ट्रेन को उस एरियाज़ में ऑस्टविज या बाकी और भी जितने भी जगह थे जहाँ पर इस तरह के गैस चैम्बर बनाए गए थे उन जगहों पर ले जाके उनको डिपोर्ट करो, भेजो। ठीक है, तो इवैक्यूएशन का मतलब कि डिपोर्ट पीपल टू गैस चैम्बर, लोगों को गैस चैम्बर तक पहुँचाना, भेजना। गैस चैम्बर्स वेयर कॉल्ड डिसइंफेक्शन एरिया, वही हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे डिसइंफेक्शन। तो गैस चैम्बर्स को ही डिसइंफेक्शन एरिया बोला जाता था, यहीं पर उनके इन्फेक्शन को ख़त्म किया जाता था। तो एक्चुअली इन्फेक्शन नहीं ख़त्म किया जाता था, लोगों को वहाँ गैस चैम्बर्स में डालकर पॉइजनस गैस के थ्रू परमानेंट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन के रूप में उनको मार दिया जाता था। एंड लुक लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विथ फेक शावर हेड्स, और वो सब कुछ बाहर से देखने में बिल्कुल बाथरूम जैसे दिखते थे और उसमें एक शावर हेड होता था और उसी शावर हेड से पॉइजनस गैस आता था और उस रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर जितने लोग रखे रहते थे वो सारे लोग मर जाते थे, कुछ सेकेंड्स में, कुछ मिनट्स में ही मर जाते थे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। यहाँ हम लोग अभी डिस्कस किए कि मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। मीडिया रूलिंग पार्टी, इट मीन्स नाजीज्म और हिटलर के सपोर्ट में होती थी, और जितने भी लोग विरोध में होते थे उनके लिए तो नाजीज्म और हिटलर अलग से काम कर ही रहे थे, मीडिया भी उनको क्रिटिसाइज करती थी। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि मीडिया भी बहुत केयरफुल तरीके से लोगों के लिए चीज़ों को छापती थी, जिससे कि नाजीज्म और हिटलर के वैल्यूज़, उसके जो भी बातें हैं वो लोग तक पहुँचे और लोग उसको सपोर्ट करें, हिटलर को भी सपोर्ट करें और नाजीज्म को भी सपोर्ट करें। तो विन सपोर्ट फॉर द रेजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू, इस तरीके से मीडिया
नाजिज्म और हिटलर को पॉपुलराइज्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की जर्मनी में। नाजी आइडिया वाज स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स एंड लीफलेट्स। मीडिया के अलावा उन्होंने बहुत तरह के विजुअल इमेजेस बनाए, जो कि मूवीज़ होता है, आज के डेट में शॉर्ट फिल्म्स है, वैसे ही उन्होंने फिल्म्स बनाए, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स, लीफलेट्स, ये सब कुछ बनाए और इसके थ्रू नाजिज्म और हिटलर और उनके आइडियाज़ को, उनके वैल्यूज़ को पूरे सोसाइटी में साल दर साल इसको स्प्रेड करते रहे। In posters, group identified as the enemies of the Germans were mocked, abused and described as evil. पोस्टर्स में क्या होता था? तो पोस्टर्स में ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाइड तरीके से दिखाया जाता था, जितने भी अनडिजायरेबल कैटेगरी के लोग थे उन सभी को उस पोस्टर्स में दिखाया जाता था कि वो लोग इस ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट हैं, वो लोग एविल हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, ठीक है। उनको मजाक के रूप में उनका फोटोग्राफ्स बनाया जाता था, उनको बदतमीजी उसमें दिखाया जाता था, उनके लिए अब्यूसिव वर्ड्स यूज किए जाते थे और इस तरीके से नाजी और जर्मनी के लिए उनको एनिमी की तरह और एविल की तरह दिखाया जाता था कि वो इस नाजिज्म के लिए, इस जर्मनी के लिए, हिटलर के लिए एनिमी है या फिर एविल है, या तो वो देश के शत्रु हैं नहीं तो दुष्ट लोग हैं। Socialists and liberals were represented as degenerate and weak and attacked as foreign agents. जितने भी सोशलिस्ट और लिबरल्स थे, इंक्लूडिंग डेमोक्रेट्स, इन सभी को कहा जाता था कि ये डीजेनरेट हैं, ये अच्छी नस्ल के लोग नहीं हैं और इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अच्छी नस्ल के बच्चे नहीं होंगे। और साथ में ये डीजेनरेट हैं, यानी अच्छे नस्ल के बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, वीक हैं, कमज़ोर हैं, और ये फॉरेन एजेंट भी हैं, यानी विदेशी ताकतों के गुप्तचर हैं और जर्मनी को, नाजी को, हिटलर को इनसे खतरा है, सोशलिस्ट और लिबरल्स को। तो जैसा उनको पोस्टर्स के रूप में दिखाया जाता था वैसे ही लोग धीरे धीरे उस चीज़ को देखने समझना स्टार्ट किया और नाजिज्म और हिटलर की तरह लोग, जो नाजिज्म के फॉलोअर थे, वो फॉलोअर भी बढ़ने लगे क्योंकि मीडिया भी उनको हेल्प कर रहा था। और ये फॉलोअर अब लगातार हिटलर के जो अनडिजायरेबल कैटेगरी के लोग थे उनसे नफरत भी वो करना स्टार्ट किए। प्रोपोगेंडा फिल्म वेयर मेड टू क्रिएट हैटर्ड फॉर ज्यूज। अलग अलग तरह के बहुत सारे मूवीज़ भी बनाए गए। उस मूवी में एक मोस्ट इनफेमस मूवी का नाम था द इटर्नल ज्यूज। ये एक मूवी बनाया गया और इसमें ज्यूज को दिखाया गया कि कैसे ये ज्यूज इस देश के लिए, हिटलर नाजी के लिए एनिमी है, एविल हैं, और कैसे इस मूवी में दिखाया गया कि इनको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, ये इनह्यूमन है, ह्यूमन की तरह नहीं है और इनको ये बिल्कुल वर्स्ट कैटेगरी के, अनडिजायरेबल कैटेगरी के ह्यूमन है और इन्हें जर्मनी में नहीं होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वेयर स्टीरियोटाइप एंड मार्क्ड शॉन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स वेयरिंग काफ्टन्स। एक फोटोग्राफ्स भी अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक हेल्दी, बहुत एजेड क्लास का आदमी जो बहुत हेल्दी है और उसके दाढ़ी निकली हुई है और बहुत सारे एक बंडल, कॉइन्स के बंडल पे बैठा हुआ है, काफ्टन पहना हुआ है। काफ्टन का मतलब होता है एक ऐसा कपड़ा जो ऊपर से शर्ट वाले पार्ट से लेकर नीचे पैंट तक पूरा उसको ढक के रखे, तो काफ्टन भी पहना है, उसकी दाढ़ी भी बढ़ी हुई है, वही बात यहाँ समझाया गया। और ये लोग सिर्फ धन के लालची हैं, मनी और वेल्थ के लिए ये लोग काम करते हैं और उसी को हम लोग पीछे के क्लास में डिस्कस किए कि ये लोग मनी लेंडिंग का काम करते थे और इंटरेस्ट पे पैसे अर्न करते थे। तो इस काम को, इस वर्क को, ज्यूज़ को ये नफ़रत के रूप में, फोटोग्राफ्स के रूप में भी दिखाते थे कि ये इस सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। बाद में इन पर आरोप भी लगा कि यही लोग, इन्हीं लोगों की वजह से, इसी तरह के मर्चेंट एक्टिविटी करने वाले, मनी लेंडिंग एक्टिविटी करने वाले लोगों की वजह से जीसस क्राइस्ट का डेथ हुआ था, यही लोग जीसस क्राइस्ट को भी मारे हैं। तो बहुत तरह की चीज़ें, आरोप इस कैटेगरी ज्यूज़ पे लगाए गए। फोटोग्राफ्स के थ्रू भी उनको अनपॉपुलराइज किया गया और इस तरीके से ये समझाया गया कि ये लोग दाढ़ी वाले लोग होते हैं और वही पॉइंट यहाँ समझाया गया, ठीक है, कि इनकी बियर्ड बड़ी होती है और ये काफ्टन्स पहनते हैं और ये सिर्फ मनी के लिए काम करते हैं। इन रियलिटी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिकॉज दे वेयर अ हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी। लेकिन सच्चाई ये था
कि ये जो ज्यूज़ थे ऐसे फोटोग्राफ्स में ज़रूर दिखाया जाता था नफ़रत बढ़ाने के लिए, उनसे ईर्ष्या बढ़ाने के लिए, लेकिन ये ज्यूज़ हाईली एसिमिलेटेड कैटेगरी थे। हाईली एसिमिलेटेड का सिंपल मतलब हो गया कि बहुत आसानी से दूसरे नाजी फॉलोअर्स के साथ, आर्यंस के साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते थे। देखने में इनको बिल्कुल अलग से डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल था सोसाइटी में, जर्मन सोसाइटी में उस वक्त, क्योंकि ये भी जानते थे कि यदि बिल्कुल उस फोटोग्राफ्स जैसे दिखेंगे तो कोई भी आसानी से इनको टारगेट कर देगा और इनको मरना पड़ेगा। तो ये एसिमिलेट यानी बहुत आसानी से घुल मिल जाते थे उस वक्त की जर्मन कम्युनिटी में। दे वेयर रेफर्ड एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट। इनको समझाया गया कि ये जो ज्यूज़ थे, पॉल्स, रशियंस थे, ये सब कुछ जितने भी अनडिजायरेबल कैटेगरी के लोग थे, ये वर्मिन, रैट, पेस्ट यानी कि कीड़े मकोड़े की तरह थे जो इंसानों के साथ रहते हैं लेकिन उन इंसानों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। देयर मूवमेंट वेयर कंपेयर टू दोज ऑफ रोडेंट्स। वो जब भी कोई मूवमेंट करते थे तो ऐसे कीड़े मकोड़े या फिर जितने भी तरह के चीज़ें हैं उनके मूवमेंट करने से सोसाइटी को कहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो इस तरह से उनके मूवमेंट को भी वैल्यू नहीं दिया जाता था। नाजीज़्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, होप्ड देयर इमोशंस एंड टर्न्ड देयर हेटर्ड एंड एंगर टू दोज मार्क्ड एज अनडिजायरेबल। जो नाजीज़्म है वो लोगों के माइंड पे वर्क कर रहा था। माइंड पे वर्क का मतलब कि लोगों के दिमाग से सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। लोगों को ये एक आशा, होप दिखा रहा था कि इस होप में वो एक स्ट्रॉन्ग जर्मनी मिलेगा, उनको एक स्ट्रॉन्ग हिटलर जैसा लीडर मिलेगा, एक ऐसा डिजायरेबल देश बन जाएगा जिस देश को पूरा वर्ल्ड प्यार करेगा, ताकतवर भी होगा। और इस तरीके से लोगों के माइंड और लोगों के होप के साथ, उनके इमोशंस के साथ लगातार नाजीज़्म अपने प्रोपोगेंडा वार को चलाता रहा और इसमें लोगों के हेट को, एंगर को एक खास दिशा में मोड़ा। किसके अगेंस्ट? अनडिजायरेबल के अगेंस्ट। दे सजेस्टेड दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। और वो ये भी शो करते थे जर्मनी के जितने भी छोटे बड़े प्रॉब्लम है वो सब कुछ, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ये नाजीज्म है, हिटलर है। और हिटलर और नाजीज्म जब तक है तब तक जर्मनी को कोई फर्दर प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस तरीके से वो सजेस्ट करते थे कि नाजीज्म के सपोर्टर बनिए, नाजीज्म को सपोर्ट कीजिए, इसके वैल्यूज़ को अपब्रिंग कीजिए, बच्चों को, बॉयज़ को, गर्ल्स को डिफरेंटली ट्रीट कीजिए और इससे जर्मनी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग, मस्कुलाइन और अग्रेसिव हो जाएगा। वायलेंस भी करेगा तो भी जर्मनी को ही फ़ायदा होगा। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने इस दो टॉपिक को देखा, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, द आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा। हम लोग का नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पार्ट 10 होगा और उसमें हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पॉइंट 5 ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। 5.1 नॉलेज अबाउट द हॉलोकास्ट। ये पार्ट भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में बताइए। थैंक यू।